मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल GG द्विवेदी साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल S जनी साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल रमेश चंद्र पांडी साहब भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मारू रजा साहब भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। AK सिवाच साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं CDS जनरल बिपिन रावत। मैं चाहूंगी कि आप जरा हमें दर्शकों को समझाएं कितनी अपूर्णीय क्षति है ये देश के लिए। कोई डाउट नहीं, बहुत बड़ी क्षति है। देखो, जनरल विपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और उनको एक मैंडेट दिया गया था कि अगले 3 साल में उन्होंने आर्मी को मॉडर्नाइज करना है, उसको थिएटराइजेशन लानी है, उसके अंदर जॉइंटनेस लानी है, सिनर्जाइज करना है और अगला था कि इंडियनाइजेशन करना है। और इसके अंदर उन्होंने एक रोड मैप बनाया था, उसके अंदर माइलस्टोन लगाए थे और काफी हद तक वो सक्सेसफुल हो रहे थे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों को तालमेल करके उन्होंने थिएटराइजेशन की जो प्रतिक्रिया थी उसको काफी हद तक कर लिया था और तीनों जो सेनाएं की अंग थे वो इस चीज से अब काफी खुश थे कि किस तरीके से ये अनफोल्ड होगा। इसी प्रकार से मॉडर्नाइजेशन में उन्होंने नेवी, एयरफोर्स पे भी उतना ही ध्यान दिया जितना आर्मी पे, चाहे वो नेवी की सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर हो या एयरफोर्स के और स्क्वाड्रन मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या आर्मी के लिए आधुनिक टैंक्स की जरूरत हो। तो ये सब चीजों में उनका बहुत ज्यादा ध्यान था और अब वो जो प्रतिक्रिया कर रहे थे उसमें सेटबैक तो लगेगा। मगर ये भी सच है कि भारत की जो फौज के अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि अगर एक इंसान चला जाता है तो दूसरा जो उसकी नियुक्ति करता है वो उसके भरपूर कार्रवाई करता है, क्योंकि एक SOP बन गई है, एक प्रतिक्रिया स्टार्ट होगी, एक रोड मैप बन गया है। सेटबैक लगेगा क्योंकि एक बहुत लार्जर देन लाइफ एक पिक्चर थी जनरल रावत की, जिस प्रकार से वो एक डायनेमिक लीडर थे, मगर वो मुझे लगता है जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और जैसे ही नए CDS नियुक्त होते हैं वो इस कार्रवाई जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसको पूरा करेंगे। मगर ये सच्चाई है, ये सेटबैक पूरे देश के लिए है, ये भारत की फौज के लिए है और मुझे लगता है उनसे वो इतने दबंग लीडर थे कि उनसे कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान भी काफी घबराता था, क्योंकि जिस प्रकार से उनके रिमार्क चीन के ऊपर भी आए कि चीन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद वो दूसरे लीडर थे जो कि इतने खुले शब्दों में बताया और इसी प्रकार पाकिस्तान को उन्होंने बार बार वार्निंग दी थी, या तो आप टेररिज्म बंद कर रहे हैं नहीं तो हम आपके घुसते दोबारा मारेंगे। उनका ये प्रभाव ही है सर कि कई जगहों पे खास तौर से अगर हमने देखा कि जो सीमावर्ती चीन से जुड़ी हुई जो सीमाएं हैं वहां पर चीन की जो गतिविधियां हैं उनको कितनी शार्पनेस के साथ में बहुत ही बारीकी से हर चीज पर चर्चा भी की जा रही थी और ये उनकी रणनीति का ही एक बहुत प्रभाव भी होगा। पांडे साहब, अगर मैं चाहूंगी जरा इस बारे में भी अगर हम चर्चा करें, पहले जो अभी जो सामरिक सिचुएशंस हैं उस लिहाज से तो हम समझे, लेकिन मैं चाहूंगी पहले CDS जनरल बिपिन रावत के व्यक्तित्व को अगर आप मेरे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जरा समझाएं कि इतनी सहजता उनके जो चेहरे पर नजर आती है, क्या वो व्यक्तिगत फील्ड पर भी उसी तरह से नजर आते थे? जी धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरे को ये सौभाग्य दिया कि जनरल बिपिन रावत और बाकी जो 13 मेरा सहकर्मी रहे उनको शहादत में श्रद्धांजलि देने के लिए एक मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया है और इस मौके में मैं जनरल बिपिन रावत से ही शुरू करता हूँ। जनरल बिपिन रावत को मैं सबसे पहले एज ए कर्नल, जब वो आर्मी हेडक्वार्टर में थे, मैं भी उस समय आर्मी हेडक्वार्टर में था और उसी समय में देखा हूँ उनका कार्यशैली। वो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पदवी में, जहाँ पे उनको पूरा सारा इंडियन आर्मी की सारे ऑफिसर्स की जो वेलफेयर और उनकी जो HR आप बोलते हैं, जो सिविल में वो आर्मी की जो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच वही देखती है, उसकी पॉलिसी, कोऑर्डिनेशन, बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट देखते थे। और हमने एक चीज उनको उस समय देखा कि उनका जो प्रोफेशनली वॉज सो बहुत कॉम्पिटेंट थे और उनको सारा रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी सब उनको बहुत ही बारीकी से मालूम थी और उसके साथ बहुत संवेदनशील थे, वेरी कंपैशनेट थे।
कोई भी समस्या लेके जाइए तो सभी को मदद करने के लिए तत्पर, और कानून की ये में जो नहीं हो सकता है साफ साफ बोल देंगे जी ये नहीं हो सकता है, मतलब उसमें कोई वर्ड मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन जो बोलेंगे कि भाई ये सही है वो करेंगे। और उनका हमेशा हमने यही देखा है, उसके बाद में कई बार हमने देखा है उनका जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और दूसरा मुझे लगता है कि वो, हम लोग कहते हैं जनरल्स जनरल, और वो फील्ड मार्शल मानेकशॉ का ही कद के ही हैं आज की हिसाब से, जो मैं समझता हूँ। जितना आर्मी चीफ रहे हैं, फील्ड मार्शल मानेकशॉ हमेशा ही द टॉलेस्ट मिलिट्री लीडर हैं, और ये उन्हीं के बराबरी करते हैं, बिकॉज ये भी उन्हीं की तरह उनका स्वभाव। दूसरा, एक जनरल की जो क्वालिटी होती है, कुछ चीजें जैसे, एक तो हम लोग कहते हैं कि आप सबसे पहले जेंटलमैन फर्स्ट एंड ऑफिसर्स नेक्स्ट। तो जेंटलमैन की जो क्वालिटी है, आप अगर देखेंगे उनका, वो मतलब भरपूर एकदम बिल्कुल साधारण से व्यवहार, कहीं किसी को उच्च नीच नहीं देखना है जी। और इतना बिजी रहते थे, फिर भी कोई भी जितना भी उनका जो सोशल कमिटमेंट रहती थी, बिकॉज फौज में 24 घंटा आप ड्यूटी में रहते हैं, उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा सोशल एक्टिविटी में जनरल साहब को जाना पड़ता है, और वो हर जगह में जाते थे, जाके सभी को मिलते थे। ये नहीं कि पहुंच गए कहीं, जैसे मान लीजिए कोई एक इवनिंग में कोई एक मैच सोशल हो रहा है कि खाली जनरल साहब लोगों का पास ही जाएंगे और सीनियर अफसर्स के पास में खड़ेंगे, ऐसे नहीं। वो हर अफसर से मिलते थे, सभी से हाथ मिलाएंगे। बिल्कुल, और यही एक मुझे लगता है पांडे सर की उनके व्यक्तित्व को लेकर ये बात कही भी जाती रही है कि सभी सेनाओं में तालमेल तो है, लेकिन एक उच्च अधिकारी से लेकर एक सैनिक के बीच में भी जो एक सामंजस्य और उनके बीच में उसी सहजता के साथ में उनकी मौजूदगी एक वाकई में इस चीज को दर्शाती भी है। मारूफ रजा साहब, चूंकि आपको भी कई आतंकवादी रोधी अभियानों का अनुभव है, आप उसमें हिस्सा उसका बन चुके हैं, मैं चाहूंगी जरा आप भी अगर कुछ अपने इस तरह के अनुभव साझा करने चाहें कि कितना मुश्किल होता है इस तरह की परिस्थितियों को फेस करना, और ऐसी कई ऑपरेशंस को सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी अंजाम दिया। देखिए, जितने आपके जनरल ऑफिसर आज पैनल में हैं जी, उन सब का तजुर्बा बहुत है, और फौजी मामलों में और लड़ाई के मामलों में मेरे से ज़्यादा उनका शायद तजुर्बा होगा। उन्होंने वर्दी तो मेरे से ज़्यादा पहनी ही थी, क्योंकि जनरल ऑफिसर बने थे, मैं तो मेजर की रैंक में छोड़ चुका था फौज को। लेकिन मैंने ये काउंटर इंसर्जेंसी और आतंकवादियों से लड़ने वाली जो लड़ाइयाँ हैं, इसमें काफ़ी पढ़ाई लिखाई की है, और जनरल रावत के साथ भी मेरी इन चीज़ों में बातचीत हुई है। जब मैंने ये किताब लिखी थी कश्मीर के ऊपर 3-4 साल पहले, तो उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया कि मेरे जैसे एक जूनियर अफसर को बोला जी कि आप इन्फेंट्री लेक्चर देंगे, जो इंडियन आर्मी का जनरल साहब लोग आपको बताएंगे। आजकल कहते हैं उसको करियप्पा मेमोरियल लेक्चर। 1994 में पहली बार फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने दी थी मेरे सामने विज्ञान भवन में। तो जब मैसेज आया मेरे पास, तो मैं उसे यकीन नहीं कर पाया, और मैंने ब्रिगेडियर साहब को बोला जिन्होंने मुझे रिंग किया था। उनके फादर और मेरे फादर एक साथ सर्विस कर चुके थे, जिस तरह मेरे फादर जनरल रावत साहब के फादर के साथ भी सर्विस कर चुके थे। तो मैंने ब्रिगेडियर रावत साहब को बोला कि ब्रिगेडियर एरी साहब को बोला, मैंने कहा कि भाई आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं अटेंड करने के लिए कि लेक्चर देने के लिए? कहते सर चीफ ने कहा है, उस टाइम ये चीफ थे, कि आप ही देंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप मेरी मीटिंग कराइए चीफ साहब से। तो मैं वैसे उनको जानता था, क्योंकि हम एक साथ IMA देहरादून में इंस्ट्रक्टर थे, तो उनके बहुत मेहरबानियाँ थी मेरे ऊपर। मैं नया नया आया था, वो जाने वाले थे, तो कई बार हम एक साथ बैठ के चाय पीते थे, और वो मुझे समझाते थे कि वहाँ का क्या तौर तरीका है। और जाते जाते, उस समय मेरे पास फैमिली को रखने की जगह नहीं थी, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो एक दिन जनरल रावत के साथ ऐसा जिक्र कर दिया तो चुप रहे। अगले दिन आके अपने आप बोले कि भाई तुमको घर चाहिए ना, मैं जा रहा हूँ 3 महीने के लिए माऊ कोर्स के लिए, तुम मेरे घर में रह जाना, बिल्कुल जैसा है एज इट इज़ आप रखना, और जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे आप दे दीजिएगा। तो मैं एकदम से शॉक हुआ कि मैं क्या बोलूं ऐसे आदमी का कि जो इतना मुझे अच्छी तरीके से भी नहीं जानते थे, अपना पूरा घर मेरे हाथ पे छोड़ के जा रहे।
तो ये इनका बड़प्पन था। लेकिन बाद में जब इनसे बात हुई तो मैं जनरल रावत साहब से मिलने गया कश्मीर के बारे में। इसे कश्मीर की ऐसी लड़ाई है, हमारे जो अफसर हैं, जवान हैं जी, उनको ये पूरी गहराई में नहीं पता है कि कश्मीर की समस्या क्या, और बेचारे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जान लगा रहे हैं दावे पे। लेकिन उनको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि भाई तुम्हारा दुश्मन कौन सा है, क्योंकि आज की जो लड़ाई है, और तमाम हमारे जनरल साहब शायद मेरी बात को से सहमत होंगे कि ये काउंटर इंसर्जेंसी की जो काउंटर टेररिज्म की जो लड़ाई है कश्मीर में हो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, इसमें और पुरानी लड़ाइयों में बहुत फ़र्क है। पुरानी लड़ाई में 2-3 रास्ते होते थे जहां से दुश्मन आपको हमला कर सकता था, और आपको पता था, दूर से नज़र आता था जब दुश्मन आता था आपकी तरफ, और इसलिए फौज में सिखाया जाता है एक गोली एक दुश्मन। लेकिन अभी की लड़ाई में ये दुश्मन अंधेरे में छुपा हुआ है। बिल्कुल कहते हैं द वॉर ऑफ द शैडोज, जी, यानी कि वो परछाई के अंदर भी उसकी नज़र नहीं आती है, और कहाँ से आएगा, किस समय आएगा। मैंने ऐसी सर्विस भी की है जहाँ पे 6-6 महीने हमने पूरी रात की नींद नहीं सोई है। तो बिल्कुल, बतौर एक सैनिक ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन होता है, और ये बहुत जरूरी था कि इंडियन आर्मी को ऐसा चीफ हो। जी जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि और उसमें जो एक ऑपरेशनल जिस तरह से एक नीति बनाई सर, वो अपने आप में वाकई में बहुत ज़रूरत, वक्त की भी, हालात की भी ज़रूरत था वो। रज़ा साहब, मैं आपका दोबारा रुक करूं, लेकिन जिस तरह से आप काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की बात कर रहे थे, कहा भी जाता है कि एक तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत उसके एक्सपर्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। डनी साहब, खासतौर से अगर रज़ा साहब ने जम्मू कश्मीर की बात कही है, तो जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में जिस तरह से ये कहा जाए कि एंटी टेरर को लेकर जो कई ऑपरेशंस अंजाम दिए गए, और ताबड़तोड़ हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके बाद में आफ्टर 370 को लेकर जिस तरह की सिचुएशंस को कंट्रोल करना हो, मुझे लगता है वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक कुशल रणनीति के आधार पर ही वो सब संभव हो पाया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक जो मरूफ सर बोल रहे थे कि जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का समझ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे लोगों को उसकी समझ नहीं है। 2 कारणों की वजह से है। जो ऑपरेट करते हैं उनको बिग पिक्चर के बारे में नहीं पता होता है, और कई बार जो हायर लेवल पे होते हैं उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया होता है। तो जनरल बिपिन रावत ऐसे थे जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे भी काम किया था और उनको बिग पिक्चर भी पता था। तो इसी तरह से जब वो सीडीएस बने या जब वो चीफ थे, तो उनको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग था कि एक कंपनी कमांडर अगर गलती करता तो क्या करना चाहिए, कब उसके साथ में रहना चाहिए, कब उसको हाथ पकड़ना चाहिए, और इसी तरह से क्या ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो आम नागरिक है कश्मीर का, वो जो है उसकी उनके अंदर एक नफरत या उस तरह की चीजें पैदा ना हो। तो जहां सख्ती दिखाना होता है वहां पर वो सख्ती दिखाते थे, जहां पर उनको जो सॉफ्ट जो उनका इमेज होता था वो दिखाना होता था वो दिखाते थे। तो ये एक ऐसा कमांडर जो कि दोनों तरफ से क्वालिफाइड हो वो ही कर सकता है। तो इसमें मुझे लगता है कि भारत का ये एक अच्छा किस्मत है कि हमारे जब ऐसा वक्त, खास तौर पर लास्ट 2 या 3 साल में, जहां पर मल्टीपल चैलेंजेस हमारे पास आए, चाहे इंडो चाइना हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, हमें ऐसा एक लीडर मिला जो इन सभी चीजों में क्वालिफाइड था, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर हो या काउंटर इंसर्जेंसी हो या बाकी जो हाइब्रिड वॉरफेयर की जो बाकी जो बात करते हैं, जो आम नागरिकों जिसमें शामिल होता है, वो उन सभी चीजों में बहुत निपुण थे। तो मुझे लगता है कि उसके वजह से काफी सारा जो प्रेशर है वो पॉलिटिकल लीडरशिप तक भी नहीं गया, क्योंकि जनरल बिपिन रावत उस प्रेशर को हैंडल कर सकते थे। बिल्कुल, और एक पॉलिटिकल प्रेशर और खासतौर से जो दिल्ली से लेकर उन सीमाओं पर जो एक सामंजस्य है, और उस प्रेशर को कंट्रोल करते हुए हालात को पूरी तरह से मैनेज करना, ये वाकई में एक कुशल अधिकारी का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है, जिसको सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ऐसी कई परिस्थितियों का सामना किया। जे द्विवेदी साहब, उनमें मुझे लगता है कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और इस तरह से लगातार चाहे बात पाकिस्तान या चीन की तरफ से जो परिस्थितियां क्रिएट की गई, उनका उसी तरह से रिटेलिएट करना भी, उनमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये घड़ी जो है बहुत दुखदाई है
और इस समय ज़्यादा शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि शब्द आ ही नहीं रहे हैं। जी और जो उनकी खसूसियत थी उनको वर्णन करना भी बहुत कठिन है, पर क्योंकि आपके चैनल पर हैं और आपने कुछ सवाल पूछे हैं तो मैं 2-3 पहलुओं पर गौर फरमाऊंगा। जी सर। सबसे पहले मैंने जनरल रावत साहब के साथ कोई हमारी सर्विस तो नहीं की, पर मेरा उनसे काफी इंटरेक्शन रहा। 2017 की बात है, सेंट्रल लैंड वॉरफेयर का एक सेमिनार था, तो मैं चीन को बहुत बारीकी से देखता हूँ और मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया। और जैसे ही खत्म हुआ तो वो मेरी तरफ आए, कहते जनरल द्विवेदी बहुत मैंने अच्छी प्रेजेंटेशन थी और मैंने आपकी किताब पढ़ी है 1962 की लड़ाई के ऊपर, जो किताब का नाम था 1962 वॉर व्यू फ्रॉम अदर साइड ऑफ द हिल। क्योंकि मैं चीन में डिफेंस स्ट्रेटजी था तो मुझे काफी उनके अंदरूनी स्ट्रेटजी के बारे में पता था। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि आपने एक और स्ट्रेटजी की किताब लिखी, और मैं जब रिटायर हुआ तो मैं असिस्टेंट चीफ स्ट्रेटजी था, तो कहते कि मैं वो किताब की कॉपी चाहता हूँ। तो मैंने बोला चीफ साहब मैं वो किताब आपके ऑफिस में आके दूंगा। और मैंने हंसी से बताया कि मैं सिर्फ 2 बार ही चीफ के ऑफिस में गया हूँ। एक बार तो जब मैं चीन में डिफेंस स्ट्रेटजी जा रहा था तो शंकर राय चौधरी थे, और दूसरे टाइम जनरल विज थे जब मैं उन्होंने डिवीजन कमांड करने जा तो 57 डे, तो उन्होंने बोला आप आइए और समय दिया। तो जब मैं गया तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, उन्होंने मीटिंग छोड़ी और मेरे साथ 45 मिनट बैठे और पूरी चीन के ऊपर डिस्कशन की। और उनका ये बिल्कुल क्लैरिटी थी कि देखो हमारा जो नंबर 1 दुश्मन है वो चीन है और हमें पूरी तैयारी करनी। और उसके बाद भी कई मौके मिले जबकि उनके साथ स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी इंटरेक्शन किया। तो उनकी 3-4 बातें जो मैं आपसे साझा करना सर, चाहता हूं। वो चाइनीज बॉर्डर पर कर्नल के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन का हिस्सा भी रहे, वहां पर ये कहा जाए कि उन्होंने उसकी कमान भी संभाली, तो शायद इस चीज को वो और बखूबी वो हालात को समझते भी थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने 511 जिया जो है वो चीन के बॉर्डर पर कमांड की थी जी। और जो उनकी खसूसियत थी, देखो वो 2 पहलुओं पर सोच सकते थे। एक स्ट्रेटेजिक पहलू यानी कि ऊपर से ऊपर की सोच, और टैक्टिकल जमीन पर क्या हो रहा है वो दोनों तरफ से सोच सकते थे। दूसरा था उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज थी, जब उनसे बात करें तो बहुत अपनापन लगता था। एक उनमें गरमाइश थी जिससे वो आपको एकदम इतना कंफर्टेबल महसूस करते थे। कोई भी उनसे बात करता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही एक नम्रता थी। और तीसरी जो थी वो एक हर एक चीज सीखना चाहते थे। उन्होंने जब मेरे हंसी से एक बार बोला कि आपने तो पीएचडी रिटायरमेंट के बाद की और जेएनयू में गए, तो वो कहते थे कि देखो कभी भी सीखने का समय जो है, किसी से भी आप सीख सकते हैं, नीचे से भी नीचे सीख सकते हैं। और बताया उन्होंने कि जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, फॉरवर्ड पोस्ट पर जाते हैं, तो हम जवानों से सीखते हैं। तो ये एक उनकी बड़ी महानता थी जी। और जो कार्यकाल उनका था बहुत चुनौतीपूर्वक था। देखो अब 2016 में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर 2017 में डोकलाम हुआ, मैं वहां यंग कैप्टन भी उस एरिया में रह चुका हूँ। और उन्होंने बहुत बेखूबी से अपनी एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाई। और चीन के बारे में बताना चाहता हूँ कि चीन जो ताकत का ही इज्जत करता है, वो कमजोरों को हड़प जाता है। और हम पूरी ताकत से खड़े हुए डोकलाम में, और वहां से चीन को ये लगा कि देखो भारत को हम दबा नहीं सकते, 62 का समय खत्म हो गया है और नया भारत आया है। और इसमें एक तो हमारे ऊपर प्रधानमंत्री साहब की बड़ी आक्रामक रणनीति थी, और साथ ही साथ उस रणनीति को जमीन पर उसको रंग रूप देना वो जनरल रावत साहब का और उसे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि कई ऐसी विषम परिस्थितियां भी रही, तालमेल बनाना भी। मैं ए.के. सिवाच साहब का भी रुख करना चाहूंगी। ए.के. सिवाच साहब जरा अब मैं चाहूंगी कि इस बात को जरा समझाएं कि एक जो नई लीगेसी, एक नया एक पूरा फॉर्मेट बतौर चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के तौर पे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने क्रिएट किया, अब उतनी ही अहम जिम्मेदारी नेक्स्ट उस व्यक्ति की भी होगी जो इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाएंगे, और उन पर कितना दारोमदार होगा।
हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं। पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जनरल रावत जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, हम कोर्समेट थे, 74 में नेशनल डिफेंस एकेडमी इकट्ठी ज्वाइन की थी और फिर पास आउट हुए। साथ में मैंने और उन्होंने ब्रिगेड कमांड की, मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे की मच्छल में, कुपवाड़ा में, और उन्होंने राष्ट्रीय राइफल सेक्टर कमांड किया था। और एमएस ब्रांच में भी हम दो एज ए कर्नल थे। जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत जरूरी है। देखो एक उनकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने एक ऐसा काम जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, वो एक बहुत मुश्किल काम था, उसके लिए एक बहुत अच्छा लीडर चाहिए था। और ये देश की एक प्रकार से खुशकिस्मती है कि बहुत अच्छा हमें पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला, जिसने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों को इकट्ठा लेके एक मेल जोल करके और एक सिनर्जी पैदा करके आपस में उन्होंने एक थिएटराइजेशन की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ, इंडिजनाइजेशन की तरफ जो कदम लिए हैं वो काबिल तारीफ है। मैं मानता हूं कि जो अगला सीडीएस आएगा उसके लिए काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार से उनकी खुद की पर्सनैलिटी थी, वो तीनों चीफ से मिलके उनको महसूस नहीं होने देते थे अपनेपन से। वो एक बड़ी काबिल तारीफ थी, क्योंकि ये समझने की कोशिश करो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यूं तो हम सब एक ही हैं, मगर 1965, 1971, 1999 में हमने कुछ ना कुछ लेसन सीखे थे कि कहीं जॉइंटमैनशिप नहीं थी, जितनी तालमेल, सिनर्जी नहीं आए तो आपकी रिडंडेंसी नहीं। फॉर एग्जांपल जो खासतौर से जमीन पर किन चीजों की जरूरत है, किस तरह के तालमेल की जरूरत है, ये शायद वो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझते होंगे। पांडे साहब जरा ये भी समझाइए कि क्योंकि अगर हम तीनों ही सेनाओं की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, तो तीनों ही सेनाओं का नेचर ऑफ वर्क, तरीका, पैटर्न ऑफ वर्क बहुत डिफरेंट होता है और सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ में अगर किसी चीज को लेकर मैनेज करना हो तो वो कितना टफ टास्क रह सकता है? ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि तीनों सेना की जो कल्चर है, बेसिक कल्चर जी, तीनों की यूनिफॉर्म अलग है, कल्चर अलग है, काम जरूर, मिशन एक ही है। तो तीनों टाइप की जो कल्चर को मिला के एक ही धारा में लेके आना, और ये बहुत ही कठिन काम है। और उन्होंने 2 साल में उसमें काफी सक्सेसफुल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कभी भी जो डिसीजन लेते थे उसी को वो लोगों को कन्विंस कर देते थे कि भाई ये होने से हमारा देश के लिए अच्छा है। और आप वो देखिए, उनका हमेशा देश ही उनका मन में रहा है। उन्होंने कभी व्यक्तिगत तरक्की के लिए, व्यक्तिगत कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए पीछे नहीं रहे हैं। मैं एक श्रद्धांजलि की तरफ में और एक बात भी कहना चाहता हूँ। जो विशेष जनरल रावत का एक, मैं भी नोएडा में रहता हूँ, उनका भी एक छोटा सा फ्लैट, उनका पिताजी की फ्लैट उनका भी नहीं है, मेरे को सभी को मालूम है। उन्होंने अपना घर भी नहीं बनाया था। और मिसेस रावत जो है मेट्रो में बराबर आती थी यहाँ पे अपना घर देखने के लिए, कभी सरकारी गाड़ी की इस्तेमाल नहीं की। ये उनकी इंटेग्रिटी। तो होता क्या है कि हमें जनरल साहब को अगर हम ट्रस्ट करना है, हमें उनका इंटेग्रिटी, कमिटमेंट टू वर्क और ये सभी का ऊपर में निर्भर करता है। तो पूरी तीनों सर्विसेज में उनकी जो कमिटमेंट, उनका इंटेग्रिटी पे पूरा भरोसा हमेशा रहा है। और सभी लोग बहुत पानी की तरह स्वच्छ है उनकी हर काम, मतलब इसमें से कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट की कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर काम में उनका नेशनल इंटरेस्ट है। इसलिए तीनों सर्विस को जो बिला इतना नजदीक ले आना में जो सक्सेसफुल रहे, ये उनका जो व्यक्तिगत गुण के वजह से हुआ है। बिल्कुल, और ये उनकी कार्य कुशलता का ही एक बहुत महत्वपूर्ण ये परिचय भी है। और यही वजह है कि आज हर कोई नम आंखों से उन्हें अलविदा कह रहा है, नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि कर रहा है, और वाकई में देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के सिवाज साहब, रमेश पांडे साहब, जे द्विवेदी जी और कर्नल एस डिनी साहब, मारूफ रजा साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि कितना बड़ा लॉस है ये पूरे देश के लिए। जब पूरा देश सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में गमगीन था, सीडीएस रावत को अंतिम विदाई दी जा रही थी, ठीक उसी वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गोवा में लोक कलाकारों के साथ नृत्य करती हुई नजर आई, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस वीडियो को ट्वीट किया कर रहे थे, भाई की तरह प्रियंका वाड्रा भी गोवा में नाच रही हैं, जबकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरा देश उनका देहांत हो जाता है तो ये सामान्य को स्थगित करती है।
और ऐसे में जब हिंदुस्तान के पहले सीडीएस इस प्रकार की एक घटना में अपनी जान गंवा देते हैं, पूरा देश शोकाकुल है। पिछले 2 दिनों से ये खबरें लगातार चल रही हैं। हमने देखा कैसे सड़कों पे खड़े हुए लोग उनके अंतिम यात्रा को एक तरीके से सलामी दे रहे थे। जी। ऐसे में एक ऐसा वीडियो आता है जहां प्रियंका वाड्रा अपने पार्टी के पॉलिटिकल कार्यक्रमों को रोकना तो दूर, वहां पर जाती हैं, एक जश्न के माहौल में नाचते हुए दिखाई देती हैं। और ये गांधी परिवार की पुरानी परंपरा रही है, जब भी इस देश पर आक्रमण हुआ या देश पे कोई क्षति हुई तो वो इसी प्रकार से एक तरीके से आनंद में होकर इन चीजों को ठीक है अमित जी आपके इन आरोप का जवाब भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस से अजय वर्मा जी हमारे साथ में हैं। अजय जी, आप सुन रहे होंगे अमित मालवीय जी ने ट्वीट भी किया और टाइम्स ऑफ नवभारत के साथ में वो जुड़े भी हुए हैं। उनका कहना है देश में अगर कोई इस तरह की घटना भी घटित हो तो उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, खासतौर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, देश की तरफ से, हमारी तरफ से पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि सीडीएस साहब पर, उनके परिवार के प्रति ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये कोई कहने की नहीं बल्कि मन की आत्मा की बात है। लेकिन बीजेपी के लोग ये है, कभी सेना पे पॉलिटिसाइज करते हैं, कभी मृत्यु को, कभी जिंदगी को। इनका उद्देश्य ये है कि जिस तरह से भी हो उसको, उस क्षण को भुनाना चाहे भुना ले। अगर कोई आदमी कहीं जा रहा है, चाहे वो अध्यक्ष हो, कांग्रेस पार्टी तो ऐसे कोई प्रोग्राम ही नहीं, प्रोग्राम तो सरकारी प्रोग्राम अरेंज करे जाते हैं, उसको इवेंट बनाते हैं, उसको किस तरह से किया जाता है जनरल साहब के प्रति। अगर वो कहीं वहां जाते कि तो भगवान श्री कृष्ण का, अगर उसका वीडियो आप सुने जो डाला है इन्होंने, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर रास्ते में चलते हुए कोई कुछ कह रहा है। हमारा ना तो कोई प्रोग्राम था, ना कोई प्रोग्राम रखा हुआ था। जो भी कोई, इवन हमारी राष्ट्रीय नेता और अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना जन्मदिन का कार्यक्रम पूर्ण रूप से कहा कोई कुछ नहीं करेगा। उसका देश का ये था कि भक्ता के साथ मनाना चाहते हैं, बल्कि हम तक ये बात कि आखिर इतने सुरक्षित हेलीकॉप्टर पे जिसको भरोसा है देश को, नाज था, ये एक हमारे देश का जवान शहीद हुए हैं जिसके ऊपर देश नाच करता था, करेगा। हम ये पूछना चाहते थे बीजेपी से कि आखिर इसकी जांच कराकर ये देखा जाए कि आखिर ये हो कैसे गया अमित जी इतने सुरक्षित हेलीकॉप्टर में भी। और इन मेरा अनुरोध है अमित मालवीय से, बहुत जिम्मेदार है और कि इस तरह मौतों पर राजनीति ना करिए। ये दिल दुखता है, आत्मा दुख। सिर्फ मेरा अनुरोध है, चुनाव जीत कर ये सरकार बना लीजिए, लेकिन ऐसा मत सीडीएस साहब के ऊपर भी आप राजनीति करें। लेकिन मुझे लगता है ऐसे हालात में एक दूसरे पर राजनीति का आरोप या इस तरह से वार पलटवार वाकई में बहुत दुखद है, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं। अमित जी और अजय वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो ये कहा जाए सीडीएस जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं है और एक हादसे में हमने 13 जवानों को खोया है, 13 लोगों की शहादत हुई है। अब उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।